Welcome to this YouTube channel. तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है ये जानते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है जिसमें जो NMG यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो अफेक्ट होते हैं। और वो कहाँ पे अफेक्ट होते हैं? तो जो जहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं और वहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती है वो आके बाइंड कर जाती है, जिससे जो एसिटाइल कोलाइन है, जो हमारा एसिटाइल कोलाइन जो मसल में इम्पल्स के ट्रांसमिशन का काम करते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिससे वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जो मसल होती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें को हम वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। Myasthenia gravis is a rare chronic autoimmune disease marked by muscle weakness. Motor end plate consists of 30 to 40 million acetylcholine receptors in which acetylcholine bind। हाँ, अब माइस्थेनिया ग्रेविस एक बहुत ही ज़्यादा रेयर है, यानी बहुत कम देखने को मिलती है। क्रोनिक है यानी सडन नहीं होती है, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती है। ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें क्या होता है, जो मसल होती है वो वीक हो जाती है और फटीग हो जाती है। अब जो बात कर रहे थे NMG न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वहाँ पे जो मोटर एंड प्लेट होते हैं वहाँ पे होते हैं एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स। ये करीब 30 to 40 मिलियन प्रेजेंट होते हैं और इसमें ये बाइंड करते हैं एसिटाइलकोलाइन से। The body immune system release antibody that bind and block some acetylcholine receptors, which in turn decreasing number of एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स ऑफ मोटर एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल मसल। और इसमें ये होता है इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज कर देती है, वो भी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, और ये एंटीबॉडी जाके एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे ये हो जाता है कि जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें उनका जो फंक्शनिंग में डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो स्केलेटल मसल है वो अफेक्ट होती है। अब देखते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या क्या है। तो डायग्नोस इन 3 to 30 पीपल पर मिलियन। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये बहुत रेयर डिजीज़ है, यानी 1 मिलियन में से बस 3 से 30 लोगों को ये अफेक्ट करता है। मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन देन मेन, और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है मेल के कंपेरिजन में। बेगिन मस्ट कॉमनली बिटवीन एज 20 to 40। अब ये भी देख सकते हैं कि ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये मेनली एडल्ट में यानी 20 to 40 ईयर्स के एज के बिटवीन इफेक्ट कर रही है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, आखिर माइस्थेनिया ग्रेविस कैसे प्रोग्रेस करता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के 2 कॉज है मेन, एक है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड सेकेंड है थाइमिक एबनॉर्मेलिटी। तो दोनों की वजह से एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में ये होंगे जो थाइमिक ग्लैंड होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम जेनेटिकली होगा, या थाइमिक एबनॉर्मेलिटी यानी थाइमिक ग्लैंड के साइज बढ़ जाने के या रिड्यूज हो जाने की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस होते हैं। अब ये होते कैसे देखते हैं। तो टी सेल जो होते हैं वो जानते हैं कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया टी सेल से। ब्लॉकिंग ऑफ ACH बाइंडिंग टू एसर, और यहाँ से जो एंटीबॉडीज है वो ब्लॉकिंग करने लगेंगे एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को, वहाँ पे जाके बाइंड होके नोकोटाइन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर, हाँ नोकोटाइन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को जाके बाइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन होंगे वो डिस्टोर्ड होने लगेंगे यानी डैमेज होने लगेंगे, जो पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन होंगे। अब उसके बाद से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ACH एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर इज रिड्यूस, जिसके वजह से जो नंबर होगी एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स की वो रिड्यूज हो जाएगी, और रिड्यूज होने की वजह से जो एसिटाइलकोलाइन है उसका इफेक्ट कम होगा, और जब एसिटाइलकोलाइन का इफेक्ट कम होगा तो मसल का फंक्शनिंग सही से नहीं होगा, सही से इम्पल्स नहीं जाएगा जिससे कि वो फंक्शन करे। डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, हाँ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा, जिससे कि माइस्थेनिया फटीग होने लगे। एक कंडीशन है, मतलब मसल फटीग ही होता है बट माइस्थेनिया की वजह से फटीग हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइस्थेनिक फटीग। मसल फटीग होने लगेंगे और कम वीकनेस में जाने लगेंगे ड्यू टू रिपीटेटिव मसल मूवमेंट। और इस जिससे क्या क्या होंगे, तो ट्रबल इन टॉकिंग, मतलब स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, यानी जो भी एडियल एक्टिविटी है, वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सब में प्रॉब्लम आ गई। फेशियल पैरालाइजिस, हाँ फेशियल मसल भी इसमें कॉमनली इफेक्ट होती है, जिससे कि फेशियल पैरालाइजिस होने लगेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। अब डायग्राम से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जो
इम्पल्स है ब्रेन से वो नर्व के थ्रू यहाँ पे आएगा एनएमजी के पास, ये एनएमजी का डायग्राम है। और यहाँ पे आने के बाद से जो कैल्शियम चैनल होंगे वो इफेक्ट होंगे और साइनेप्टिक वेसिकल है यहाँ से इफेक्ट होंगे, जहाँ से जो एसिटाइल कोलाइन है वो रिलीज होंगे। और एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, तो ये जो मसल का एंड प्लेट है वो उससे कम्युनिकेट करेगा मस्कुलर फाइबर से। और कैसे कम्युनिकेट करेगा, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन आके बाइंड होंगे। बट ये माइस्थेनिया ग्रेविस में ये होंगे जो प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं वो आके ये प्रोटीन में बाइंड हो जाएंगे, जिससे कि जो एसिटाइल कोलाइन है वो रिलीज होगा बट आके बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो मसल फाइबर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी। द कॉज कैन बी जेनेटिक और थाइमस एबनॉर्मेलिटीज फ्रॉम विच द थाइमस ग्लैंड रिलीज एंटीबॉडी दैट अटैक निकोटीन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स। मैं वही बोला, इसका जो मेन कॉज है वो है जेनेटिक और थाइमस एबनॉर्मेलिटीज, जिससे कि जो थाइमस ग्लैंड है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, वो गलती से जाके एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने लगेंगी। द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन देन चेंज बिकॉम डिस्ट्रॉयड and the concentration of AChR and acetylcholine receptor is reduced. The NMG transmission is also decreased which result muscle fatigue and weakness. अब ये होगा कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैं जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होती है वो चेंज होने लगेंगी और डैमेज होने लगेंगे, जिसके वजह से जो एसिटाइलकोलाइन का रिसेप्टर्स हैं वो उनका कंसंट्रेशन या नंबर घट जाएगा, जिससे कि जो एनएमजी में जो ट्रांसमिशन का फंक्शन होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे मसल जो होंगे वो फटीक होने लगेंगे और वीकनेस में जाने लगेंगे। अब देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो मस्कुलर वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी आर हॉलमार्क ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। पेशेंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस बिकम टू फिजिशियन कंप्लेनिंग स्पेसिफिक मसल वीकनेस एंड नॉट ऑफ जनरलाइज्ड फटीग। अब इसमें क्या होगा, जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है वो है वीकनेस और फटीगेबिलिटी। ये माइस्थेनिया ग्रेविस के हॉलमार्क साइन एंड सिम्टम है, जिसमें कि जो भी पर्सन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के वो मतलब अक्सर फिजिशियन से कंप्लेन करेगा कि किसी स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया पे वीकनेस और फटीग होगी, ना कि पूरे जनरलाइज होगी। अब जो क्या क्या सिम्टम है जिससे माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव होंगे, तो जो फर्स्ट सिम्टम है वो है पोटोसिस। पोटोसिस क्या है, एक मेडिकल टर्म है जिसमें जो आई लीड होती है, आई लीड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करके वो ड्रॉप कर जाती है। वो देखते हैं क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल आर इन्वॉल्व कॉमनली इन माइस्थेनिया ग्रेविस। अब जो एक मसल होती है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ये कॉमनली इफेक्ट होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। रिफर टू ड्रॉपिंग ऑफ अपर लाइड लीड एंड समटाइम्स इफेक्ट विजन। और इसमें ये क्या होता है कि जो अपर लीड है, अपर आई लीड होंगे वो तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल तो वीक हो गए, जिससे अपर लाइड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर नहीं कर पाएगी, वो बार बार ड्रॉप कर जाएगी। जो सेकेंड साइन एंड सिम्टम है वो है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मीनिंग होता है डबल विजन, यानी दो कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो दिखाई देना। वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी एक मेजर सिम्टम्स है माइस्थेनिया ग्रेविस के। डेवलप डबल विजन ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। और ये कब डेवलप होता है, जब जो हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हैं वो अफेक्ट होंगे, जिससे कि ये आई का मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा और डबल विजन दिखने लगेंगे। देन अनदर सिम्टम्स है वो है डिस्फेगिया। डिस्फेगिया मीन्स वीकनेस ऑफ स्वेलिंग मसल। वीकनेस ऑफ स्वेलिंग मसल लीड टू स्वेलिंग डिफिकल्टी। अब स्वेलिंग मसल वीक होगा तो स्वेलिंग का जो फंक्शन होगा वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो भी हम यहाँ पे फूड के जगह फूट हो गया, जो गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो जिससे क्या होगा कि जो भी हम फूड इंटेक करेंगे वो प्रॉपर स्वेलिंग हो ना हो के कुछ फूड माउथ में ही बच जाएगा। देन अनदर सिम्टम इज वॉइस, यानी स्पीच को भी अफेक्ट करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस में। वीकनेस ऑफ वॉइस मसल प्रेजेंट इन वोकल कॉर्ड, स्पीच में भी स्लो। अब क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड में जो मसल होती हैं जो हमारे स्पीच में हेल्प करती हैं उसमें वीकनेस हो जाएंगे, और वीकनेस होने की वजह से जो स्पीच भी होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, बहुत स्लो होगा और इंटरप्टेड होगा। देन अनदर साइन एंड सिम्टम इज हेड एंड नेक। Due to weakness of facial and mastication muscle, facial expression reduced, inability to hold mouth and close। अब ये बोल रहा है कि जो हेड नेक में इफेक्ट होंगे, जो भी फेशियल मसल हैं और
मास्टिकेशन मसल है वो वीक हो जाएंगे, और उनमें वीक होने से ये होगा जो फेशियल जो भी एक्सप्रेशन होगा जैसे स्माइलिंग, लाफिंग, एंग्रिंग, ये सब बहुत ज़्यादा रिड्यूज हो जाएंगे, और पेशेंट जो होगा वो प्रॉपर मास्टिकेशन भी नहीं कर पाएगा, यानी प्रॉपर अपने मुंह को खोल भी नहीं पाएगा, या बोला जाए कुछ देर होल्ड करने के लिए तो उसमें दिक्कत होगी, या प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा। और अदर भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम, जैसे जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस प्रोग्रेस होता है तो ये जो भी हमारा अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी है उन्हें भी अफेक्ट करेगा, और उन्हें अफेक्ट करेगा फिर पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो जैसे जो भी नॉर्मल एडियल एक्टिविटी होगी, जैसे वॉकिंग होगा, रनिंग हो गया, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, ETC, ये सब भी पेशेंट को करने में प्रॉब्लम आने लगेंगी। अब माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे आखिर माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोस एज सिम्टम्स कैन बी सब्टल्स एंड हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम बोथ नॉर्मल वेरिएंट एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब देखो माइस्थेनिया ग्रेविस एक मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डायग्नोस करने में, बट सिम्टम्स से हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएंट की नॉर्मल कॉज से भी हो सकता है मसल इफेक्ट, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो इनको हम प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे कैसे करेंगे डायग्नोस, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट आस्क टू पेशेंट टू लुक एट फिक्स पॉइंट फॉर 30 सेकेंड एंड रिलैक्स द मसल ऑफ फोरहेड। दिस इज डन बिकॉज अ पर्सन विथ माइस्थेनिया ग्रेविस इज पोटोसिस ऑफ देयर आई। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो पेशेंट को बोलेंगे किसी एक फिक्स पॉइंट पे 30 सेकेंड तक देखना है, देन अपने मसल को रिलैक्स करना है, फोरहेड मसल को रिलैक्स करना है। और ये इसलिए हम माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्टेड पर्सन को इसलिए कराएंगे ताकि देख पाए कि उसके जो भी फोरहेड मसल है वो प्रॉपर एक्ट कर पा रही है कि नहीं। The physiotherapist might also try to elicit the current sign in patient by holding one person eye open, which in the case of myasthenia gravis will lead the muscle fiber of patient with easily fatigue and test called repetitive nerve syndrome। अब ये होगा जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो करंट साइन को देखेंगे, और वो कैसे, तो पेशेंट के जो आई है उसे बोलेंगे ओपन करके होल्ड करने के लिए, यानी जो आई लीड है उसे ओपन करने के लिए, और जिससे कि माइस्थेनिया ग्रेविस से अफेक्टेड जो पर्सन होता है उसके जो मसल फाइबर वो तो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाता है, और वो इजीली फटीग हो जाएंगे, जिससे कि उसका जो आई लीड होगा तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या क्या करेंगे, वन टेस्ट इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। अब ब्लड टेस्ट में हम लोग जो एंटीबॉडीज रिसेप्टर्स हैं उसका टेस्ट करेंगे। देन द अनदर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक। अब इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक क्या है ये देखते हैं। तो जो थाइमस ग्लैंड है उसे देखेंगे, और जो मसल में इम्पल्स है वो चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना मसल में इम्पल्स आ रहा है। देन जो अनदर टेक्निक है वो है इमेजिंग टेक्निक, और चेस्ट एक्सरे में आइडेंटिफाई वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टेनम सजेस्टिंग अ थाइमोमा। अब इमेजिंग में एक्सरे के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मीडियास्टेनम है वो कितना वाइडिंग हुआ है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है वो मीडियास्टेनम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और जब वो इनलार्ज होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थाइमोमा। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो थाइमस ग्लैंड है उसका कंडीशन क्या है। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है वो थाइमेक्टमी। थाइमेक्टमी मतलब थाइमस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और एक्टिमी मीन्स रिमूवल। तो क्या है देखते हैं, रिमूवल ऑफ थाइमस, यानी जो थाइमस ग्लैंड है जो एंटीबॉडीज रिलीज करता है उसके एबनॉर्मलिटी, उसे प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। परफॉर्म व्हेन थाइमोमा आर प्रेजेंट, और कब ये परफॉर्म किया जाता है सर्जरी, जब थाइमोमा प्रेजेंट होता है। देन जो सेकेंड मैनेजमेंट है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैनेजमेंट। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैनेजमेंट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मिमिक इफेक्ट ऑफ हार्मोन, जो भी हार्मोन है उसका ये मिमिक करता है। और प्रेडिनोजोन यानी इम्प्रूव कंप्लीट रिलीफ,
इम्प्रूव और कंप्लीट रिलीफ। ये प्रेडिजोन में भी एक टाइप का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो पेशेंट को मतलब फंक्शन को इम्प्रूव कर देगा, मसल फंक्शन को, या कंप्लीट रिलीफ दे देगा। देन अनदर टेक्निक इज इम्यूनोमोडुलरी ड्रग्स। अब इम्यूनोमोडुलरी ड्रग्स क्या है ये देखते हैं। वीकन और मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ड्रग जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसे वीक करेगा या मॉडिफाई कर देगा, जिससे कि एनएमजी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। और कुछ ड्रग्स है जो यूज किया जाता है, जैसे कि एजाथियोप्रिन हो गया, साइक्लोफ्रीन हो गया और साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया। ये 3 ड्रग्स मैक्सिमम मेनली यूज किए जाते हैं इम्यून सिस्टम को वीकन करने के लिए। और देन अनदर टेक्निक जो वो है प्लाज्मा एक्सचेंज, यानी ब्लड का ही प्रॉपर पूरा ट्रांसफ्यूजन वो कर दिया, चेंजिंग कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भी एंटीबॉडीज हैं वो रिड्यूज हो जाएंगे। अब आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन इवेल्युएशन मसल वीकनेस, फटीगेबिलिटी एंड फंक्शनल मोबिलिटी विथ पेशेंट विथ एमजी। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल को इवेल्युएट करने में कि मसल कितना वीक है, फटीगेबिलिटी लेवल क्या है, और जो मसल है प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रही है कि नहीं, जो भी पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस से अफेक्टेड है उसका। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कंसीडर पेशेंट टोटल डेली एक्टिव टॉलरेंस बिफोर कंडक्टिंग एक्सरसाइज टू पेशेंट विद द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एरिया फॉर द थेरेपिस्ट एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट का पहले इवेल्युएट किया जाएगा कि उसका टोटल डेली एक्टिव में टॉलरेंस कितना है, वो कितना एक्टिव है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप बनाया जा सके। MG पेशेंट मस्ट हैव द एप्टीट्यूड टू लर्न हाउ टू मॉनिटर देयर सिम्टम। और माइस्थेनिया ग्रेविस के पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसका जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसको मॉनिटर कैसे करना है। एक्सरसाइज इज द ओनली अप्रोप्रिएट फॉर स्टेबल MG। और एक्सरसाइज एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम माइस्थेनिया ग्रेविस को स्टेबल रख सकते हैं। द फर्स्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है वो असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इनिशियल असेसमेंट क्या है ये देखते हैं। कंडक्ट असेसमेंट टू अंडरस्टैंड पेशेंट बेसलाइन फंक्शनल स्टेटस, मसल स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड एनी एक्टिविटी लिमिटेशंस। हाँ, अब सबसे पहले पेशेंट के असेसमेंट करेंगे कि वो कितना फंक्शनल एक्टिव है, उसकी मसल स्ट्रेंथ लेवल क्या है, MMT के थ्रू चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो सांस प्रॉपर ले रहा है कि नहीं, कि उसका रेस्पिरेटरी मसल तो इफेक्ट नहीं है, या कोई और भी लिमिटेशंस तो नहीं है उसके बॉडी में। देन सेकेंड है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग भी करना बहुत जरूरी है। जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान चला रहे हैं वो कितने इफेक्टिव है, मॉनिटरिंग से ही हमें प्रॉपर पता चल पाएगा। तो रेगुलरली मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट द ट्रीटमेंट एंड अकॉर्डिंगली कीप ट्रैक ऑफ फटीग लेवल। अब रेगुलरली इसे मॉनिटर करेंगे कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, हमारा जो एक्सरसाइज प्लान है वो कितना इफेक्टिव है, ये सब, और जो पेशेंट है उसका फटीग लेवल क्या है। देन सेकेंड जो मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है वो है एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज प्रोग्राम कराएंगे। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज टारगेटिंग लार्ज मसल ग्रुप, अवॉइड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज डेट में एग्जैगरेट फटीग। हाँ, अब ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी, ताकि हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो मसल हो वो जल्दी से फटीग ना हो। और वो भी जो टारगेट कहाँ पे करना है, जो मेजर मसल ग्रुप है, लार्ज मसल ग्रुप है, वहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। देन अनदर जो टेक्निक है एक्सरसाइज का वो है एरोबिक एक्सरसाइज। इनकरेज लाइट टू मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग। हाँ, अब एरोबिक एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है ताकि पेशेंट जो मसल है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और ब्लड सप्लाई हो, ताकि जो मसल हो जल्दी से फटीग ना हो। और ये कैसे करा सकते हैं, वॉकिंग और स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह से हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज दे सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से जो प्रॉपर जो मसल होती है उनका जो मसल मूवमेंट ना होने की वजह से जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन वो डिक्रीज हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने लगते हैं। फटीग मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मसल का जो भी एनर्जी है उसे बचा के रखना है, ताकि जो मसल हो वो फटीग ना हो। और जो फोर्थ है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम लोग
डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग देख सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज का, और जिससे कि उसका ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव हो और स्टेमिना बढ़े। और लास्ट है पोस्चरल ट्रेनिंग। पोस्चरल ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ ऐसे पोस्चर है होते हैं जिसमें ब्रीथिंग आसानी से दी जा सकती है। थैंक यू, डेट्स ऑल।